आतंकजीत सिंह साहब, मैं आपको इसलिए इस समय ले रहा हूँ कि एक जो जो आप किसी से बात करिए और आपके भी पैनल में अगर बात करिए तो सबका एक स्वर में एक बात होती है कि 75 साल में किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा थोड़ा मत इससे फ़र्क है। अगर आप सब हम सब लोग, आप तो हम लोगों से कम उम्र के हैं, लेकिन गुरमुख सिंह साहब, वीरेंद्र हुड्डा साहब, हम सब लोग, इरफान साहब, हम सब लोगों ने वो देखा है समय लाल बहादुर शास्त्री का समय था, देश में पूरा अनाज नहीं था। शास्त्री जी ने कहा कि एक समय खाना मत खाओ और पूरे देश ने हाथों हाथ लिया था, नहीं खाया था। आज लेकिन किसानों की मेहनत से हरित क्रांति आई है, आज हमारे पास खाने की कोई दिक्कत नहीं है, अनाज खूब है, एमएसपी और वो एक अलग है। आज दूध की क्रांति आई है इस देश में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बहुत कॉमन चीज़ है ना कि आप अपनी गलती छुपाने के लिए कहिएगा पहले कुछ नहीं हुआ, अरे भाई, आज जो गद्दी पे बैठा है, पूछा तो उससे जाएगा ना। आप चुनाव में प्रधानी का चुनाव कराते हो तो उस प्रधान से पूछते हो ना। अब प्रधान हरदम ये कहता रहा है कि पुराने ने कुछ नहीं किया, पुराने ने कुछ किया, तो भाई फिर तुम क्यों आ गए? तो मैं आपसे जो बहुत मोटा सवाल पूछ रहा हूँ, वो ये पूछ रहा हूँ कि 75 साल का रोते रहेंगे, सिर्फ ये कहते रहेंगे पुरानी सरकार ने कुछ नहीं किया, और इस सरकार की उससे जवाबदेही खत्म हो जाती है, क्योंकि 2022 में अगर आप देखिए तो किसान का कोई काम नहीं हुआ। 2021 में तो कम से कम कुछ बातचीत हो रही थी, 2022 में कुछ हुआ है क्या? आतंकजीत सिंह साहब। जी, इसमें 2-3 बातें आनंद वर्धन जी, इसको संवेदनशीलता से देखना पड़ेगा। 2004 में स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के अनुसार C2+50 का फॉर्मूला लागू हो जाना चाहिए था। कृषि में कई संबंधित चीजें थी, सिंचाई से संबंधित, कॉस्ट से संबंधित और सीड से संबंधित। ऐसा नहीं है कि ये पहली सरकारों ने नहीं किया, पर 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकारें भी रहीं, उसमें भी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, सिंचाई के रिलेटेड जितनी भी रिकमेंडेशन थी, किसानों की आय को लेकर, किसानों की इनपुट कॉस्ट को लेकर, खाद को लेकर, ये भी बात आई थी कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात आ रही है तो खाद सुरक्षा भी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में खाद का जो सब्सिडी है वो भी डायरेक्ट किसानों को मिलनी चाहिए, किसान डिसाइड करेंगे। आपने देखा किस तरीके से एनपीके में और बाकी चीजों में, डीएपी में सब्सिडी जो है वो बरकरार है, 32 से 35 हजार करोड़ सब्सिडी जारी है, बट बाकी चीजों में, एमओपी में है, पोटाश में है, नाइट्रोजन में, सल्फर में, और चीजों में, उसमें जो है सब्सिडी प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि डीएपी का ज्यादा यूज हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, सॉइल जो कह रहे थे कि जो हमारी सॉइल है उसको कंजर्वेटिव करना है, पर वो भी नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें एक रिकमेंडेशन दी गई, एक कई सारी कमेटियां बनी, पर ये नहीं कह सकते कि आज की सरकार जो है 8-9 साल से विफल रही है तो पहली सरकारों का कोई दायित्व नहीं था। पहले की सरकारों ने भी कई चीजों पर नजरअंदाज किया, किसानों के हित को लेकर, किसानों की मांग को लेकर। एक बात ये भी सुनने में आई कि पिछले 15 साल में अगर 3 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी लागू हो गया होता तो 3 लाख करोड़ के हिसाब से 15 साल का 45 लाख करोड़ रुपए तो किसानों का बकाया सरकार पे। और अगर मान लीजिए आज 3.5 लाख करोड़ रुपए किसानों का जो कर्जा माफ कर देने वाली बात है तो उनको कर देनी चाहिए, क्योंकि किसानों ने तो हमेशा अंडर प्राइसिंग में माल बेचा है। आज भी आपको पता है कि गेहूं जो है 2,000 रुपए भी किसान को नहीं मिलते और 3200 से 3500 के बीच का ट्रेडर कमा रहा है। और जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे कि प्याज है, लहसुन है, वो हमारे मध्य प्रदेश से इरफान जाफरी हैं, बहुत अच्छी तरह से बता देंगे आपको कि जितनी भी कैश क्रॉप्स हैं उसमें 1 रुपए लहसुन का रेट मिलता है। और जो आम आदमी है वो 100 रुपए लहसुन किलो खरीदता है, 80 रुपए किलो अदरक खरीदता है, 40 रुपए किलो टमाटर खरीदता है। आलू जैसी चीज जो एक बेसिक कार्बोहाइड्रेट देती है गरीब लोगों को, गांव के लोगों को, 25 रुपए किलो आलू बिक रहा है। किसान को पूछिए ना आलू का क्या रेट मिल रहा है उसको। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पहले की सरकारों ने भी उस चीजों को नजरअंदाज किया। आज जो भी ऑपोजिशन कहती है कि किसानों की जो है वो अवहेलना हो रही है, किसानों को उनके हक का दाम नहीं मिल रहा है, पर उन ऑपोजिशन पार्टी से भी पूछा जाए कि आपने क्या किया अभी तक, और अगर आप नहीं कर पाए और आज मानते हैं कि जो भी हुआ वो गलत हो रहा है, तो इसमें आगे का क्या विषय है? आप क्या उसको अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, या आप किसानों को वादा करते हैं कि जैसे ही आपकी सरकार आ जाएगी आप उसमें एमएसपी देंगे, आप उसमें सिंचाई की सुविधा देंगे, आप उसमें खाद की सुरक्षा देंगे, खाद की डायरेक्ट सब्सिडी जो है किसानों को ट्रांसफर करेंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और इन सवालों पे हम लोगों ने बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ वार्ता भी की है, उनको अपना चार्टर भी दिया है, पॉइंट ऑफ एजेंडा भी दिया है, पर वो लोग भी जो है इस बात पे चुप हैं। वो हमेशा, आप देखिए ऑपोजिशन की सरकार क्या करती है, जो सरकार मौके पे होती है उसको घेरती है, उस पर सवाल खड़ा करती है, उस पर कहती है आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, पर सही करने के लिए क्या किसी ने कदम उठाया?
आज क्या ऑपोजिशन तैयार है इसके लिए कि हम किसानों मजदूरों के साथ खड़े हैं? जो किसानों मजदूरों की डिमांड है, मजदूरों को देख लीजिए, 60 दिन का उनको नहीं मिलता है काम। 60 दिन के काम का मतलब है उनकी आय 27 रुपए प्रतिदिन से भी गई गुजरी है, मिनिमम है। 219 रुपए से 235 रुपए आज की डेट में एक मजदूर को मनरेगा में मजदूरी मिलती है। क्या वो अपना घर चला लेगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इस पे सबको मिलकर बैठकर किसी ना किसी को तो पहल लेनी पड़ेगी। आज के डेट में किसान का कोई माई बाप नहीं है। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आप कहिए कि कोई भी यात्रा से या कोई भी किसी चीज से किसानों का भला हो जाएगा, तो मुझे लगता है अभी तो कोई रोड मैप है नहीं किसानों के पास। किसान आज भी जो है वो हाशिए पे खड़ा है। उसको हाशिए से निकाल कर कब उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, यही किसान की आज डिमांड है। आज जितने मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं वो इस बात को एग्री करेंगे, इस बात पे वो मोहर लगाएंगे कि किसानों के लिए आज की डेट में कोई रोड मैप नहीं है किसी भी सरकार या किसी भी ऑपोजिशन पार्टी या किसी भी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार के पास, सिवाय फ्रीबीज देने के। तो इसमें आगे विषय में क्या हो और किस तरीके से संवेदनशीलता से इस मौके पर इस मुद्दे पे बात की जाए, इसके लिए चर्चा का विषय बन जाता है। मैं आतंकजीत सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन दो चीजें मैं इसके एक कहना चाहूंगा। एक तो यह है कि एक डिमांड आप लोगों की और होनी चाहिए कि जितने मंत्रिमंडल के मंत्री लोग हैं, ये एक लिस्ट जारी करें कि इनके घर के कितने बच्चे जवान हैं, क्योंकि सबके घर के बच्चे कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है तो कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, और ये हमारे कैसे जवान रहेंगे, कैसे जवान खाएंगे, कैसे किसान रहेंगे, ये इसकी जिम्मेदारी ये कर रहे हैं। तो इसकी भी बात होनी चाहिए कहीं। और एक बात मैं और अपने दर्शकों को बता दूं, मालूम नहीं कितने दर्शकों को ये मालूम है कि नहीं, आज घर के बाहर जब आप आज रात में जब आप सो रहे होते हैं तो कोई सिक्योरिटी गार्ड शहर में, आपकी कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड, घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड इसलिए लगा के रखते हैं कि आप ठीक से सोए। ये किसान एक नई समस्या आ गई है, जो छुट्टा जानवर हैं उनसे बचाने के लिए उस सर्दी और गर्मी की रात में अपने खेत में जब सोता है अकेले, सांप बिच्छू और सारे जंगली जानवरों के डर के साथ, तो ये शायद अंदाज नहीं है लोगों को जो घर में आराम से एक सिक्योरिटी गार्ड, दो सिक्योरिटी गार्ड रख के सो रहे हैं। तो इसलिए जैसा आपने कहा कि संवेदनशील होना जरूरी है। मैं आतंकजीत सिंह साहब संक्षेप में एक चीज समझना चाहूंगा आपसे। एक और बड़ा इशू है, समय कम है लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं क्योंकि किसान का मामला है। ये जो एक अभी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का डिसबैलेंस हुआ है, हम लोग क्योंकि आप सब्सिडी आपने सिर्फ डीएपी में रखी है, बाकी में रखी नहीं है, तो बाकी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। इससे लॉन्ग टर्म भी तो दिक्कत होगी ना खेती में। आप अगर ये नहीं इसको सुधारेंगे तो ये तो समस्या पूरे देश के लिए है। आतंकजीत सिंह साहब जी, आनंदवर्धन जी, जो डिसबैलेंस है सब्सिडी का, वो इसलिए है क्योंकि ये सब्सिडी कॉर्पोरेट्स को जा रही है। जितनी भी फर्टिलाइजर्स कंपनी है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और वो सब्सिडी का जो लेन देन है वो सरकार के साथ अंडर हैंड, अंडर द टेबल डीलिंग होती है, क्योंकि लाखों करोड़ों का मामला है। सब्सिडी का बजट सरकार का 33,000 करोड़ था पहले वित्तीय वर्ष में, उसको बढ़ा के उनको 60,000 करोड़ करना पड़ा। उसके बाद जो पिछले 2 वित्तीय वर्ष थे, क्योंकि खाद के प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट में $660 से लेकर $999 तक, और कोई कोई खाद जो है वो तो $1,100-1,200 पर टन का रेट चला गया, तो सरकार का जाहिर सी बात है डीएपी में 21,000 से 30,000 रुपए पर टन सब्सिडी आई, और बाकी चीजों में 34 से 35,000 और 35 से 40,000 इस तरीके के स्लैब्स बने। और उनका जो बजट था, एनुअल बजट, जो कि 60-65,000 करोड़ रुपए उन्होंने आका था, वो जाके चला गया 2,40,000 करोड़। तो जाहिर सी बात है कि जब आप 4 गुना 5 गुना आपका जब सब्सिडी रेट, जो सब्सिडी है वो चली गई है, तो वो किस तरीके से उसका आदान प्रदान होगा, किस तरीके से आपका एग्रीमेंट होगा उन खाद्य कंपनियों से। तो जिनमें उसको उनको फायदा नजर आया कि भाई ये डीएपी अभी अवेलेबल है, डीएपी आपको पता है कहां से आ रही है, रशिया से आ रही है। बाकी खाद में जैसे कि एमओपी है या एनपीके है, वो आपकी इजिप्ट के द्वारा वहां से आया करती थी। अब चूंकि यूक्रेन वॉर के चलते वो शिपमेंट्स आनी बंद हो गई, तो जो चीज सस्ते में मिल रही है उसको फटाफट इंप्लीमेंट कर दो। अब ये सॉइल हेल्थ की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ की भी बात हुई, पर उसमें सॉइल हेल्थ का जो मामला था वो टिक गया, क्योंकि सब बात पैसों पे आ गई कि भाई जहां सब्सिडी पहले जल्दी दे सकते हैं उसमें दे दो। डीएपी में सब्सिडी ज्यादा मिल गई, तो ऑब्वियसली बात है कि डीएपी का, क्योंकि डीएपी में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है और सब्सिडी सस्ती है, तो लोग जाहिर सी बात है डीएपी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब उसमें सॉइल हेल्थ खराब हो, अगले 2-3 साल के बाद फसलों पर असर हो, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ब्रजेश सिंह जी ने एक बात उठाई
कि इसका विकल्प क्या है। हम लोग विकल्प के बारे में नहीं सोचते, प्रॉब्लम्स तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हमारे तमाम वक्ता यहाँ पे हैं जो खुद किसान हैं, और बहुत सारी चीजें जो है अगर आप 4 घंटे का भी प्रोग्राम चलाएंगे ना, तो 4 घंटे में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता देंगे जो हमारे दर्शकों को पता भी नहीं है। पर बात यह है कि इसका विकल्प क्या है। इसका विकल्प यह है कि जैसे कि कहा गया कि लहसुन है, प्याज है, कैश क्रॉप्स हैं, उसमें सरकार एमएसपी देती ही नहीं। अगर आज एमएसपी देना शुरू कर दे और वहां से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में वो प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाए और माल वहां से ट्रांसपोर्टेशन का, उठाने का, उसको निर्यात का एक प्रबंध बन जाए, तो जाहिर सी बात है किसान कैश क्रॉप ज्यादा करेगा। वो चावल और धान और गेहूं इसीलिए उगा रहा है क्योंकि उसी में उसको एमएसपी मिल रही है। इसमें किसान को दोषित करना, कि किसान को यह कहना कि किसान पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं इसलिए पानी का टेबल नीचे जा रहा है, किसान खाद का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है, किसान पत्ती और पराली जलाते हैं तो किसान जो है वो एनवायरनमेंट के खिलाफ का, ये एक आप समझिए सोची समझी जो है एक साजिश, एक इंटरनेशनल WTO के द्वारा प्रबंधित ये एक साजिश है जो किसानों को मलाइन कर रही है, किसानों को एक विलन बता रही है। जबकि किसान जो है वो अन्नदाता है, वो पेट भर रहा है लोगों का। आज किसान काम करना बंद कर दे तो आप खाएंगे क्या? बहुत बड़ी बात है। अब आपने एक बात उठाई एक्सपोर्ट्स की, तो मैं आपको बता दूं रिटेल इन्फ्लेशन इस देश में 8% से अधिक है। पिछले 2014 से लेकर 2022 तक पिछले 8 सालों में रिटेल इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ है क्योंकि फ्यूल इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन 12% से ज्यादा है। अब वो फ्यूल इन्फ्लेशन इसलिए ज्यादा है कि क्रूड ऑयल का दाम जो है वो $52-53 प्रति बैरल है, पर यहां पे तेल बिकता है 97, डीजल बिकता है 97 रुपए लीटर। अब वही किसान ट्रैक्टर उस डीजल से चलाता है, वही किसान सिंचाई के साधन उस डीजल से चलाता है। तो अगर वो 97 रुपए 98 रुपए लीटर डीजल कैश में देके डीजल ला के अपने 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 ट्रैक्टर चलाएगा, अपनी मशीनरी चलाएगा, अपने ट्यूबवेल चलाएगा, तो खर्चा कहां से भरेगा? बिजली की यूनिट पहले कहा गया, तमाम इलेक्शन होते, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कहा गया कि आपके बिजली के यूनिट फ्री कर दिए जाएंगे, मीटर पे चार्ज नहीं लगेगा, पर वो पोल प्रॉमिस जो है वो फुलफिल भी नहीं किया गया। 13 रुपए 1200 रुपए से लेकर 13 रुपए यूनिट बिजली का रेट है, तो किसान सिंचाई कैसे करेगा? यही सब चीजें इन्फ्लेशन में। अब एक और चीज आ गई है, अब वो कह रहे हैं कि जो आपकी सीड्स है, जैसे कि सरसों की है और बीटी कॉटन है, ये सब जो है वो जीएम सीड्स यूज होंगी। अब उसमें हर्बिसाइड्स का और इतने सारे उसमें केमिकल्स यूज होते हैं कि उसमें आपके और बहुत सारी चीजें, सॉइल हेल्थ के अलावा वहां पे इतने सारे कीड़े आपके हो जाएंगे हर्बिसाइड्स को जनरेट करने के। और अमेरिका में ये देखा गया है, बीटी कॉर्न में जो जीएम कॉर्न यूज किया गया, यहाँ पे बीटी कॉटन और बीटू सरसों को लेके आया जा रहा है जबरदस्ती। ये भी WTO के एजेंडे के तहत है। उसमें क्या होगा कि आपके इतना एनवायरमेंटल डैमेज हो जाएगा कि किसानों के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा खेती को छोड़ने के लिए। अच्छा, फिर हमारी सरकार कहती है हम एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। आज हमारा, क्योंकि यूक्रेन वॉर के चलते हमारा वीट एक्सपोर्ट बढ़ गया है, 3200-3500 रुपए टन रेट मिल रहा है किसानों को। चलिए वो अलग बात है, 1800-1900 रुपए 2000 रेट भी नहीं मिलता, पर बीच का मीडिएटर जो है वो 3200-3500 में पर टन में गेहूं बेच रहा है। अब वो गेहूं बेच रहा है, पर उस गेहूं का निर्यात अगर 50, आज मैं कहता हूं $50 मिलियन का भी निर्यात है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा कि इस साल हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2014-15 में $32.5 मिलियन का निर्यात हुआ था, इस साल हमने $50 मिलियन का किया। पर सरकार ये नहीं बताती है कि आयात भी $32.5 मिलियन का हो रहा है, क्योंकि आयात और निर्यात में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। क्योंकि हमारी जो ऑयल सीड की रिक्वायरमेंट, आपने ऑयल सीड्स की बात की, तो ऑयल सीड्स का भी मैं आंकड़ा खोल दूं, हमारी ऑयल सीड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसका मात्र 9 मिलियन टन हमारे देश में मैन्युफैक्चर होता है, पर हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो 35 मिलियन टन की है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 25 मिलियन टन जो है हमारा वेजिटेबल ऑयल बाहर से, पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट होता है। जो पाम ऑयल 62 रुपए लीटर था वो आज 160 रुपए लीटर है। जो सरसों का तेल 70-80 रुपए लीटर था वो आज 180 रुपए लीटर है। जो रिफाइंड ऑयल जो कभी हम लोग यूज नहीं करते थे, जैसे कि आपने कहा हम लोग सरसों के तेल में खाना बनाते थे, अब रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं, वो भी 180-200 रुपए लीटर है। क्योंकि हमारा अच्छा, हम लोग की इंपोर्ट पॉलिसी क्या है कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो उसको इंपोर्ट शुरू कर दो, किसानों को नहीं देखते। सरसों का एमएसपी किसानों को नहीं मिलेगा, पर सरसों के तेल का इंपोर्ट हो जाएगा, पाम ऑयल का इंपोर्ट हो जाएगा। क्या हो रहा है कि हम लोग अपनी वैश्विक खेती को नष्ट कर रहे हैं, हम यहाँ के किसानों के बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। हम चाहते ही नहीं कि हमारे किसान कुछ इनकम करें। और जो एक शोषण है, चाहे वो लेबर का हो, चाहे वो किसान का हो,
चाहे वो उनके बच्चों का हो। अब किसान के बच्चे, अब आपने देखा किस तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन लेके आई गई, जिसमें 8 लाख की इनकम मिनिमम क्राइटेरिया माना गया। आपको लगता है कि 1.5-2 लाख रुपए सालाना या लाख रुपए सालाना इनकम कमाने वाला किसान का बेटा कभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई नौकरी पा पाएगा? नहीं पा पाएगा। और आज की डेट में कोई किसान, जैसे इरफान जाफरी साहब ने बोला, कोई किसान का चाहता नहीं कि उसका बच्चा खेती करे, क्योंकि लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि इसको हम आंकड़ों से भी जोड़ें, इसको हम पब्लिक पॉलिसी से भी जोड़ें, और इसको हम एक ये भी इस बात को ऑपोजिशन के जितने भी पार्टीज हैं जो आज की डेट में मोदी सरकार को ये कहती है कि मोदी सरकार कम्युनलिज्म की सरकार है, मोदी सरकार जो है सांप्रदायिकता फैला रही है, मोदी सरकार एंटी किसान है, एंटी लेबर है, और दो कुछ ही कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रही है, हिंदू मुसलमान के दंगे भड़काती है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी ऑपोजिशन पार्टीज अगर विरोध कर रही हैं, वो ये भी कहें कि इन किसान और मजदूरों के लिए वो क्या करेंगी। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात कही विजेंद्र सिंह जी ने, कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ब्रिजेश सिंह जी ने, कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कैसे हो, कौन सी फसलें ऐसी हैं जिन पे इंकरेजमेंट हो। हमने डिसाइड कर लिया कि ईयर ऑफ मिलेट 2023 का यूएन का आपने चार्टर दे दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि ईयर ऑफ मिलेट है। आप मुझे एक राज्य बता दीजिए जिसमें बाजरे की परचेजिंग होती हो। एफसीआई में आज की डेट में 51 मिलियन टन मात्र चावल बचा है। गेहूं का इस बार खरीद 108 मिलियन टन हुई थी, तो 23 मिलियन टन माल मात्र बचा है। पर चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 31 दिसंबर को फ्री राशन की स्कीम खत्म हो रही है, अब हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक फिर से फ्री राशन शुरू करेंगे 80 करोड़ लोगों को। ये राशन आएगा कहां से? ये राशन वहां से आएगा जहां के लोगों ने इसको राशन को खरीद के तिजोरियों में बंद किया हुआ है। ये कॉर्पोरेट्स ने जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट से, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट से जो बल्क में राशन ऑक्शंस में आधे दामों में खरीदा हुआ है, उसी राशन का इस्तेमाल किया जाएगा इन लोगों को, 80 करोड़ लोगों को लाभार्थी वर्ग बना के राशन देने में, ताकि 2024 में यही लाभार्थी वर्ग जो है इनको वोट करे। तो इसमें डबल वैमी है कि कॉर्पोरेट के पास असीमत भंडारण है, एफसीआई के पास असीमत भंडारण नहीं है। पर क्योंकि 1 साल का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है, तो वो राशन उन्हीं लोगों से आएगा और वो अपने मनमाने दाम पे बेचेंगे। राजस्व का पैसा, सरकार का पैसा, टैक्स का पैसा जो किसानों के हित में खर्च होना चाहिए, वो कॉर्पोरेट्स को दिया जाएगा, और लाभार्थी वर्ग को डायरेक्ट कॉर्पोरेट से कनेक्ट कर दिया गया है, और किसानों और मजदूरों को शॉर्टकट कर दिया गया है जी। और आने वाले समय में यह आंदोलन एक और बड़ी पोजीशन लेगा, क्योंकि किसान और मजदूरों को बाईपास कर दिया गया है, कॉर्पोरेट्स को डायरेक्ट लाभार्थी वर्ग से कनेक्ट कर दिया गया है। इस बात का एक्सपोज करना जरूरी है।